बारिश थी, पूरे कार्य थे, इस बीच आपने समय निकाला और जी मीडिया का समृद्धि संवाद में एक सार्थक चर्चा करने का हमारा उद्देश्य आपके साथ है कि पूरा संवाद आपकी हिमाचल की जनता तक जाए और बाकी राज्य भी देखें कि हिमाचल जैसा राज्य जो जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, तमाम त्रासदियों को झेलने के बाद भी सुक्खू साहब किस तरह से वो फाइट लड़ रहे हैं इस स्टेट को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, क्योंकि सर फाइनेंशियल डेफिसिट और तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं लगातार हिमाचल से आती रहती हैं। तो सर आप ही के राज्य में आपका स्वागत है हमारे मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से शुरू करें सर, क्योंकि राजनीतिक करियर के कुछ भी चीज़ जो मैंने देखी है, कितना मेरा करियर है, छात्र राजनीति से आपका करियर शुरू होता है सर, एनएसयूआई में आप रहते हैं, पार्षद आप बनते हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी बनते हैं। लेकिन जो बैकग्राउंड की बात आती है तो ये एक अपने आप में बड़ी कह सकते हैं कि उदाहरण देने वाली बात है कि आपके पिता साहब जो थे, पिताजी थे, वो जिस तरह से एक ड्राइवरी से करियर शुरू करते हुए आपको पढ़ाया भी और आपको छात्र राजनीति तक ले गए। तो मुझे लगता है कि वहीं से अगर सफ़र शुरू किया जाए, मेरा पहला सवाल यही है, एक साधारण परिवार से आते हुए इस सफ़र तक पहुंचना, सीएम की कुर्सी तक पहुंचना, उस सफ़र पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आम परिवार से उठकर आता है वो राजनीतिक सोच और उसके विचार को पहले अपनाना पड़ता है। पहले तो उसकी सोच ही नहीं बनती कि मैं राजनीति करूं या ना करूं। और जिस समय का ये समय है, 85 में मेरे फादर रिटायर भी हो चुके थे, तो सब लोग सरकारी रोज़गार ढूंढते थे कि सर पढ़ लिख कर बच्चे को सरकारी रोज़गार मिल जाए। गांव से उठकर शहर में नौकरी करना, फिर गांव में जाना, ज़मीन जायदाद को देखना और ये सोचना कि किसी तरह सरकार में रोज़गार पैदा करें। ये 30-40 साल पहले एक मानसिकता ऐसी थी। लेकिन धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना है, उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है, हर एक माँ बाप का, हिमाचल के जितने भी लोग थे उनका एक सपना था। 75 लाख माँ बाप के बच्चों का ये सपना था सरकारी नौकरी मिल जाए। और सरकारी नौकरी मिलने के बाद वो समझते थे कि अब इसका जीवन सफल हो गया। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस घर पे ऐसा था कि आपकी परवरिश, फाइनेंशियल स्टेटस घर का ऐसा था? फाइनेंशियल स्टेटस एक्चुअली में क्या था कि नौकरी एक अलग पार्ट था, पर घर में ज़मीन जायदाद थी, अच्छी थी, पर नौकरी करके शहर में बच्चों को पढ़ाना वो अलग बात थी। तो ज़मीन जायदाद से घर के खर्चे चल पड़ते थे, जो घर के खाने के सामान होते थे, गेहूँ, चावल, दाल गांव में हो जाते थे, काम खेतों में भी करना पड़ता था, लेकिन उसके बाद पढ़ना पड़ता था। और सब जो परिवार उस समय बच्चे 3-4 हुआ करते थे, अब तो बच्चों का जो 1 या 2 परिवार में बच्चे होते थे, तो ज्वाइंट फैमिली होती थी। ज्वाइंट फैमिली में सब चल पड़ता था। धीरे धीरे जब आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद फिर आपका रुचि लोगों के काम करने में होती है, तो पॉलिटिक्स की समझ तो होती नहीं है। स्कूल में कि किसी ने, पड़ोस वाले ने काम बोल दिया, किसी दोस्त के साथ किसी सहयोग करने कहीं उसके साथ चले गए, तो इस तरह एक इंटेंट बिल्डअप हुआ और धीरे धीरे हम छात्र राजनीति में आ गए। 10th पास करने के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पीयूसी होती थी, 11th को पीयूसी बोलते थे, मेरे ख्याल आपके समय में पीयूसी होती होगी। और पीयूसी में मैंने सीआर का चुनाव लड़ा, बीए फर्स्ट ईयर में सीआर का चुनाव लड़ा और बीए सेकेंड ईयर में जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, मैं जीता। बीए फाइनल में मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का और कोट शीरा एक कॉलेज है, दोनों कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट बन गया। तो उस समय कहा कि ग्रेजुएशन हो गया, अब नौकरी के लिए आप टेस्ट भरो। मन नहीं था, हमने लॉ में एडमिशन ले लिया। लॉ में मैं डीआर बन गया। लॉ करने के बाद पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से जुड़ते गए और एक रुचि बढ़ती गई। तो सीआर से जो सफ़र शुरू हुआ वो सीएम तक पहुंच गया? हाँ, सीआर से सफ़र शुरू होकर सीएम तक पहुंचा और वो फिर यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट का एक कहानी आपके मेयर साहब बता गए हैं सर, आपकी परमिशन के साथ आपको बता रहा हूँ। मेयर साहब अभी आए थे, वो कह रहे थे कि भाई जब आएंगे तो एक बार पूछना,
जो सीएम साहब हैं अभी मौजूदा हिमाचल के, उन्होंने जब दूध की दुकानें खुलती है ना शिमला में, इनका एक समय होता है 7 बजे या शायद 8 बजे। उससे पहले जब दुकानों की पक्की दुकानों के शटर अप होते थे, उससे पहले सुक्खू साहब अपना दूध का मतलब साइकिल लेके या किसी भी नहीं, तरह ऐसा से। ऐसा नहीं था। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही नहीं, वो मुझे मेयर साहब ने बताया नहीं, कि ऐसा नहीं पूछिएगा था। कि थोड़ा स्ट्रगल कुछ उस तरह का भी नहीं, रहा, मेयर साहब ने बताया मुझे। स्ट्रगल नहीं, उस समय क्या होता था कि जब छुट्टियां होती थी तो माँ बाप ये बोलते थे घर में क्यों बैठना, कोई काम कर लो। शहर में रहते थे तो कोई काम कर लो। जिसे आजकल के बच्चे इंटर्नशिप कहते हैं। हाँ, जिसको इंटर्नशिप कहते हैं उसमें काम कर दो, गांव में नहीं जाना तो यही काम कर लो। तो उस समय काम मिल जाता था। तो एक दूध की एजेंसी थी जो हमारे मिल्क फेडरेशन है, उसकी दूध की एजेंसी पहले बाजार में बड़े लोगों को मिलती थी, तो वो एजेंसी हमें मिली, 2 लोग थे। उस एजेंसी में क्या होता था कि वो दूध छोड़ते थे, हमें वहाँ आके खड़ा होकर बेचना था और हमको बोलते थे कि इतने पैसे आपको मिलेंगे। ये यूनिवर्सिटी टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। यूनिवर्सिटी टाइम में तो छोड़ देते थे और हम सुबह 7 बजे खड़े होकर बेच देते थे। जितना पैसा होता था जेब में डालते थे, बाकी वो ले जाते थे। ये था कुछ। और जो दुकान के आगे, जो शटर वाली दुकान थी, उसके आगे दूध की क्रेट्स रखते थे। तो ये ना हमारे पास भैंस होती थी ना साइकिल होती थी, पर एजेंसी होती थी। तो ये नहीं था, पर लेकिन मन में एक लालसा होती थी कि अपने आप कमा के खाओ। वो घर से सिखा दिया जाता था कि बेटा अपने आप कमाओ, बेला क्यों बैठना है, काबिल बनना है तो कमा के खाओ। आप कुछ कमाओ। तो लोगों को, कई लोग करते थे। बहुत बढ़िया सर। तो उसमें जब छुट्टियां होती थी तो हम कर लेते थे। इंटर्नशिप का नाम दे दिया, और नए बच्चों को समझ में आ जाएगा। नहीं, इंटर्नशिप नहीं, अपनी मेहनत करते थे। सुबह के समय किया, पूरा दिन फिर आराम से रिया, जेब खर्चा पूरा चलता था और पॉलिटिक्स भी पूरी होती थी। सर अब बच्चों से जुड़ा ही सवाल मैं पूछता हूं, जब आप सीएम बने, शपथ ली, अनाथ बच्चों को लेकर आपके मन में प्लान था? मैं और आपको पहले अपनी बात सुना दूं। जी। फिर यूनिवर्सिटी में हम प्रेसिडेंट का चुनाव हारे, इलेक्शन हुआ, वहाँ एसएफआई के लोग जीत के, कम्युनिस्ट जीत के, हार गए। राजनीतिक सोच क्या थी कि अब चुनाव लड़ना है। तो हमने फिर छोटा शिमला से सीआर का चुनाव लड़ा। जो छोटा शिमला एरिया ना, सीआर का नहीं, काउंसलर का चुनाव लड़ा। सीआर तो काउंसलर के चुनाव में जो यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट बना एसएफआई का, उसको हमने काउंसलर के चुनाव में वहाँ हराया 93 में। और फिर उसके बाद मैं दोबारा काउंसलर बना 98 में। फिर मुझे शिमला से मैं टिकट मांग रहा था, शिमला से मुझे टिकट नहीं मिला। मुझे मेरी जो होम डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर नदौन से मुझे टिकट मिला, मैं और 2002 में एमएलए बन गया। पर इस तरह मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। 4 बार के विधायक। 4 बार विधायक बना, लेकिन मैं मंत्री कभी नहीं रहा। एक बार मुझे सीपीएस बनने का ऑफर हुआ, फिर सिद्धांतिक पॉलिटिक्स की और अपना गोल तय कर लिया, लक्ष्य। पर मैं संगठन के, उस समय संगठन की जो भी पोस्ट होती थी, जैसे स्टेट लेवल की, मैं हमेशा अध्यक्ष रहा। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे आप? प्रदेश कांग्रेस की पार्टी में सबसे छोटा विंग होता था एनएसयूआई, उसका मैं स्टेट का प्रेसिडेंट 6 साल रहा। और जब एनएसयूआई का प्रेसिडेंट रहना तो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेके रखनी पड़ती थी। तो हमने कई डिग्रियां भी कर ली, एमए पॉलिटिकल साइंस, फ्रेंच, डीपीएमएनडब्ल्यू, क्योंकि स्टूडेंट्स रहना, पढ़ाई के लिए नहीं की, राजनीति के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स रहना था। तो उसमें हम स्टूडेंट्स थे। उसके बाद हमने एमएलए जब बने तो कई बार राजनीति में होता कि आप सीपीएस बन जाओ, आपका मिनिस्ट्री में नाम आ सकता। हमने कभी नहीं लिया और लक्ष्य तय कर लिया कि एक दिन इस कुर्सी पर पहुंचना है। तो सर मैं क्या कह सकता हूं कि हिमाचल की राजनीति का रास्ता छात्र संघ के चुनाव से ही निकलता है और आज भी वो रिलेवेंट है? हाँ, हिमाचल की राजनीति एचपी यूनिवर्सिटी में बहुत पॉलिटिक्स होती थी। सभी जो नेशनल लेवल पर लीडर है, एक बात और बताना चाहूँगा, वो सब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पढ़ते थे। एक ही यूनिवर्सिटी होती थी। जेपी नड्डा जी वो प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी के बने, आनंद शर्मा जी कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेशनल लेवल के लीडर थे, राकेश सिंघा जी। पॉलिटिक्स में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बहुत आगे थी, पढ़ाई में भी आगे थी। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में नहीं आगे थी, पढ़ाई में भी आगे थी। सर कुछ योजनाओं की मैं बात कर आप रहा हूँ। अनाथ बच्चों की योजना की बात कर रहे थे। हाँ, 6000 के करीब ऐसे बच्चे हैं
जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपने केयर में ले रखा है, उस योजना के बारे में ज़रूर आप बताइए। और मुझे जो पता चला, जो थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था, मेरे सहयोगियों ने भी बताया कि भाई उनको विदेशी दौरे भी आप लोग कराते हैं, उनकी एजुकेशन भी, और उसके बाद के उनकी नौकरी तक की व्यवस्था के लिए जो भी मेंटोरशिप वाला जो रोल है वो हिमाचल सरकार निभा रही है। उसका सर सक्सेस रेट क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो बच्चा अपनी माँ को खो देता है, बाप को खो देता है, उस बच्चे पर क्या बीतती होगी वो बच्चा जानता है। मैंने रिज मैदान पर जब शपथ ली, एक परंपरा होती है कि सचिवालय में जाना है। मैं उन अनाथ बच्चों के टूटी गंडी वाले हॉस्टल और स्कूल में गया। मैंने वहाँ बेटियों को देखा, किस तरह रह रही है, क्या महसूस करती है और उनके दिल में क्या बात होगी। तो अनाथ बच्चों को 18 साल में तो सीसीआई में रखा जा सकता है। 18 साल के बाद उस बच्चे की जब ग्रूमिंग एज है, बेटियों की बेटों की, तो उनको कौन देखेगा? या कोई अनाथ बच्चा अपने चाचा जी के पास रह रहा है, मामा जी के पास रह रहा है, या किसी की दया पर निर्भर है कि ये मैं इसके फीस के पैसे दे रहा हूँ। तो हमने कहा कि 75 लाख की प्रदेश की जनता में जो हमारी संपदा है, उसमें एक अधिकार इन अनाथ बच्चों का भी है। हमने देश का पहला ऐसा कानून बनाया जहां इन अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट इज द नाम। सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। पैदा होने के बाद माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया, उसको एक नर्स मिलेगी, 2,500 रुपया उसके 1,500 रुपया उसके हर महीने अकाउंट में जाएगा। हर त्यौहार में हर पैसा मिलेगा। 18 साल के बाद +2 करने के बाद उसको 1 लाख रुपए तक की कोचिंग मिलेगी। डॉक्टर बन जाएगा तो पूरी फीस डिपॉजिट होगी, हॉस्टल की फीस होगी। जिस तरह हम अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं कि अब ये रोज़ कॉलेज जाएगा, कॉलेज जाने के बाद उसको पॉकेट मनी मिली 4,000 रुपया पर मंथ उसको पॉकेट मनी मिलेगी। पॉकेट मनी के बाद जो त्यौहार होगा उसमें 500 रुपया हर त्यौहार का उनको मिलेगा। जितने भी त्यौहार होते हैं, उन त्योहारों के बाद उनको हम, जिस तरह एक बार हम अपने बच्चों को घूमने ले जाते हैं सर्दी में कहीं मंदिर में, उन्हें बाई ईयर की फैसिलिटीज़ मिलेगी और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इस प्रदेश की जो वेल्थ है, जो हम रेवेन्यू कमाते हैं, उस पर उनका भी अधिकार है। तो उस अधिकार के तहत हमने उन्हें कानून बनाकर हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया। फिर शादी होने के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे, और 27 साल तक क्योंकि मैच्योर हो जाता है, उसके बाद इस योजना का लाभ उन्हें कहीं नौकरी मिलती है तो उसमें थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलेगी, रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, तो क्योंकि वो सामर्थ हो रहा है। तो ये उद्देश्य उन बच्चों के इस प्रदेश की संपदा के अधिकार के रूप में उनको दिया, और सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, ये कानून बनाकर उनको दिया। आज 6,000 नहीं, जो भी बच्चा है वेलफेयर डिपार्टमेंट में अपना फॉर्म भरता है और उसको पैसे की सुविधा। सक्सेसफुली वो उनका करियर स्टार्ट हुआ कुछ? डीसी पर्सनल केयर करते हैं, कैरियर कई डॉक्टर बन रहे हैं। फिर क्या होता है कि इनको परिवारों को, इन बच्चियों को या बेटों को समझाना पड़ता है। डॉक्टर भेजते हैं, जो चेंजिंग आती है बच्चे के स्वभाव में, बायोलॉजिकल चेंजिंग आती है, डॉक्टर उनको हम भेजते हैं, रेगुलर डॉक्टर भेजते हैं, उनको समझाना है, उनको बताना है। तो एक हम कोशिश करते हैं, माँ बाप तो हम ला नहीं सकते, लेकिन माँ बाप का प्यार देने की एक कोशिश हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है। सर 2-3 योजनाओं की मैं बात कर लेता हूं, फिर कुछ समस्याओं की बात होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला आपका राज्य है। इसके अलावा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि है, जिसमें 21 वर्ष की बेटियों को 1,500 रुपये का मासिक आप दे रहे हैं, और अनाथ बच्चों को राज्यों के बच्चों का दर्जे पे लंबी बात हमारी हो गई। बुजुर्ग और किसानों के लिए मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना की भी शुरुआत आपने की। ये तमाम योजनाएं सुचारू रूप से चल रही? देखो, 40 साल से एक रूटीन व्यवस्था चल रही है। मैं योजनाओं को आपको, क्योंकि जो आपकी रिसर्च है उसमें थोड़ा सा और इलेबरेट करना चाहता हूँ। 40 साल से एक ढांचा है, इस ढांचे के अनुसार योजनाएं चल रही है, आ रही है फाइल, जा रही है फाइल, लोगों तक पैसा पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। इसको स्वरूप कैसे देना था? हमने कहा कि हमारी जो सरकार आई है,
मेरा एक हमेशा से पहले दिन से ये बात कही गई कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। अब मैं व्यवस्था परिवर्तन बताता हूँ। जहाँ जनता की सोच, जनता की आवाज़ को योजनाओं में बदला जाए, उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। कोई व्यक्ति अनाथ आश्रम का हमसे मांग करने नहीं आया कि हमको ये दो, उनकी भावनाओं को सोचकर योजना लाएगी, उसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। अब कोई विधवा बहन है, अचानक पति की मृत्यु किसी एक्सीडेंट में होगी, शादी हुई, अब उनके बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आईआईएम में पढ़ रहे हैं, और कायम में आईआईटी की फीस ही 1.5 से 2 लाख रुपए साल की। कमाने वाला घर से चला गया। माँ को ये फिक्र है कि मेरा पति तो चला गया, पर मेरे बच्चे जो इतने अच्छे पढ़कर मेरी सेवा करेंगे या देश की सेवा करेंगे, उनको कौन पढ़ाएगा। हमने उनको पहले एक योजना लाई और उस योजना के तहत उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है, विधवाओं की। ये योजना आय को नहीं देखा गया। फिर एक और योजना लाई जिसका भी प्रचार प्रसार हमने, कमी है हमारे इसमें, हम काम में विश्वास करते हैं। कोई भी आम व्यक्ति जिसके परिवार की इनकम हर महीने 1 लाख रुपया है, हाँ, साल में 12 लाख रुपया है, अगर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, उसको हम 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए का ऋण वाईएस परमार योजना के अगर वो क्वालिफाई कर लेता है एडमिशन के लिए तो उसका कहीं भी खर्चा। क्वालिफाई कर लेता, फॉरेन में भी जाना चाहता है, तो 1% के ब्याज पर 20 लाख रुपया सरकार देगी। 1% ब्याज क्यों रखा गया? सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए, ताकि उसको अपने मन में वो अपने आप जवाब दे दे कि मैं कल को अच्छा इंसान बन गया, अच्छा डॉक्टर बन गया, तो मैं 1% वापस करूं। सरकार की इच्छा ये नहीं कि उनसे पैसे लेने हैं, सरकार की इच्छा है कि उनको, आम परिवार के लोग भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में फीस के डर से एडमिशन ना ले, तो उनको एक बूस्ट करना है। ये योजना हमारी है। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद अब बढ़ते हैं दूसरे पक्ष के सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक आपने योजनाओं की बात की और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे इरादों के साथ आपने कई योजनाएं की, लेकिन जो खबरें आती हैं हिमाचल से वो बड़ी थोड़ी सी ऐसी आती हैं कि खजाना खाली है, कभी आपकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे, कभी जो हिमाचल टूरिज्म के तमाम जो होटल्स हैं उनके किराए बढ़ा दिए गए, कभी रिसोर्सेज की, फंड्स की कमी की जो खबरें हैं वो अक्सर आती रहती हैं, और इवन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड भी खबरें इतनी ज़्यादा क्यों आती हैं हिमाचल से? फंड्स का इशू तो है सरकार के पास आपके, त्रासदी पे भी आऊँगा, केंद्र पर भी आऊँगा, लेकिन ये खबरें तो सर मानेंगे ना, ये खबरें निकलती हैं हिमाचल से। देखिए, 2-3 चीज़ें बताएं। हिमाचल प्रदेश में जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, ओल्ड पेंशन स्कीम हमने पहली कैबिनेट में लागू कर दी। उसमें कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दी। अब जिस व्यक्ति को 3,000 रुपया ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी एनपीएस के तहत, ओल्ड पेंशन स्कीम लगने के बाद उसका हो गया 30,000 रुपया। ये एक संवेदनशील मामला था। हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। भारत सरकार कहती है कि आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, जो हमने आपको 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग देनी थी वो उन्होंने बंद कर दी। अब हमने पहले महीने में की, तो कई लोग मुझे कहते थे कि आपने पहले महीने में क्यों की। कई लोगों का विचार था आप चुनाव तो अभी 2027 में होने, तो 2027 के जनवरी में करनी थी। मैंने कहा ये मामला राजनीतिक लाभ का नहीं है, ये सामाजिक सुरक्षा का मामला है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में जिन बुजुर्गों की कदर उनके परिवार के लोग नहीं करते थे, बोझ समझते थे, 3,000 पेंशन के बाद 30,000 और 60,000, 90,000 रुपये पेंशन मिलने के बाद अगर उस परिवार में उसका पोता और या बेटा बेरोजगार है, तो उसको पढ़ाने का खर्चा भी आज ओल्ड पेंशन स्कीम निर्वाह कर रही है। सर यही तो विपक्ष कह रहा है। मैं वो आपकी बताऊं, अब 1600 करोड़ बंद कर दिया, तो 4 साल हमारे होने वाले 6400 करोड़ रुपये बंद कर दिया। ठीक है,
हम फिर भी सरवाइव करें। जब फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन में जाते हैं तो आपको कुछ फैसले करने पड़ते हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी की एम्प्लॉइज की पे डिले हुई, कभी भी डिले सिर्फ एक हफ्ते में जब हम ट्रेजरी को ठीक कर रहे थे 2025 के नवंबर में 7 दिन के लिए डिले की, क्योंकि जो ट्रेजरी है उसको भी ठीक करना था। उसके अलावा किसी भी एम्प्लॉइज़ की पे जो डिपार्टमेंट्स है उसमें आज तक डिले नहीं हुई है। जो कॉरपोरेशंस है, अब मैं कॉरपोरेशंस की बात करना चाहूँगा, उसमें एक कॉरपोरेशन है HRTC, और कोई भी कॉरपोरेशन बोर्ड ऐसा है जिसके HRTC वाले बोलते हैं कि हमारी तनख्वाह डिले हो रही है, कभी 15 दिन बाद लेट मिलती है, कभी 10 दिन बाद में लेट मिलती है। मैंने HRTC को कहा कि आप हमसे हर साल 800 करोड़ रुपया लेते हैं और जितनी बसें हैं वो सरकार खरीद के देती है, जितनी सरकार खरीद के देती है उस बसों से जो आय होती है वो आपकी अपनी आय है। तो ये कोई इकोनॉमिकल फार्मूला नहीं है, लेकिन एक सोशल फार्मूला है जिसमें आप कहते हैं कि 50% महिलाओं को हम वो देते हैं और बच्चों को फ्री देते हैं। तो हम 1600 करोड़ में और 5 साल में 8000 करोड़ में 3000 बसें चला रहे हैं, तो ये ठीक फार्मूला नहीं है। हमने कहा तुम सेल्फ रिलायंट बनो, बसें हमारी, सफेद हाथी मत बनो, कमाओ, अपना रेवेन्यू निकालो। सफेद हाथी, तो उसके कारण उनकी डिले हो जाती है। लेकिन मेरी पेंशन कर्मचारियों के HRTC से मुलाकात हुई कि उनको 7 से 10 दे देंगे। कारपोरेशन बोर्ड्स प्रोफेशनली है, ये डिपार्टमेंट नहीं है, प्रोफेशनली है, कमाएंगे तो खाएंगे। तो इसलिए हम इनको चाहते हैं कि ये सेल्फ रिलायंट हो, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल बसेस का इनको दे रहे हैं ताकि इनको खर्चा कम आए। सर अभी एक चीज़ और साफ कर दीजिए, आज बात हो रही है, मौका है और पूरा हिमाचल आपको देख रहा है जी मीडिया के माध्यम से, कई अधिकारियों में छटनी करना कि भाई हमें इतने IAS IPS की जरूरत नहीं है, बीच में इस तरह की भी सरकार से तरफ से कहा गया, यानी कि खर्चे कम करने की ओर सरकार का ध्यान गया। उस पर क्लैरिटी और सोच क्या है आपकी? मैं खुला मंच है, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन सवाल जरूर आपसे पूछूंगा, आप बताइए, क्लियर बताइए सर। देखिए, खर्चे कम करना कोई उद्देश्य नहीं है, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना भी जरूरी है, हमारे को GDP ग्रोथ भी करनी है। ये कहना कि खर्चे कम कर दो, सिर्फ बांध के रखो, ये गलत बात है। किसी भी इकोनॉमिक्स में खर्चे को करना भी जरूरी होता है। IAS और IFS और IPS की पोस्टें यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारी स्टेट का साइज देखते हुए 75 लाख की जनसंख्या है, 153 IAS ऑफिसर है, 110 IPS ऑफिसर है, 117 IFS ऑफिसर है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के, 12 SP लगने हैं, 12 DSP लगने हैं, बाकी और हमारे HS के ऑफिसर्स आए। इतनी पोस्टें क्रिएट क्यों हुई है? मैंने इनको कहा, जब भी कोई प्रशासनिक फैसला लेते थे, चाहे कोई भी सरकारें रही, कोई वो IAS आके लॉबी उनको दबा देती थी, तो मैंने एक मन माना, मैंने निश्चय किया कि आपको कम करना पड़ेगा। अब मैंने कहा है कि 153 से आप कम से कम 30 कम करो। इन सब पोस्टों को कम करने से कम 200 करोड़ रुपया हमारा बचेगा, जबकि इनके बगैर भी काम चल रहा है। कई ऑफिसर तो बेले बैठे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है, ज्यादा पोस्ट है, बहुत अच्छी तरह चल सकता है। मैं सिर्फ कागजों में नहीं रहना चाहता, हम कागजों के अलावा क्वालिटी में जाना चाहते हैं। और जमाना AI का है, डाटा साइंस का है। हम चले हुए अभी डायरी डिस्पैच कागज पुराने सिस्टम, ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा व्यवस्था परिवर्तन हेल्थ में, एजुकेशन में, रूरल इकोनॉमी में, टूरिज्म में किया है। लोग नहीं जानते इसको, ना वो बजट देखते हैं। वो तो एक BJP का सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया में ही देखते रहते हैं। और मेरे खिलाफ तो इनका सोशल मीडिया बहुत तेज है, हर हमेशा सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ चला ही रहता कुछ ना कुछ। नहीं, ये तो ये भी कह देते हैं कि जयराम ठाकुर साहब, मैं तो नाम ले रहा हूँ, JP नड्डा साहब, अनुराग ठाकुर,
कि आपदा के समय जो पैसा दिया आपने लगाया नहीं रोड्स में, ये सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि भाई सरकार ने उस तरह से पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा ये है कि आरडीजी को लेकर आप बार बार दिल्ली गए, आपने फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात रखी, और भी जगह मेरे ख्याल से शायद प्रधानमंत्री साहब से भी आपकी मीटिंग हुई, और 12% हिस्सा जो है वो इस पूरे बजट का आता है, अगर मेरा आंकड़ा ठीक है तो, काय का आरडीजी से जो डेफिसिट होता है वो केंद्र से जो सहायता मिलती है 15%। 15% है। तो वो कितना बड़ा उसमें? दो पार्ट है। एक तो वो नेता है जो बीजेपी 5 गुटों में बनी है, ये सोच रहे कि पांचों चीफ मिनिस्टर बनना है, आगे 5 साल बाद सरकार आएगी, ये सपने देखते हैं। कौन कौन बनना चाह रहा है? ये 5 ग्रुप है ना, आपने तो 4 तो अपने के 3 नाम लिए सर मैंने तो 2 और जोड़ दो। आप जोड़ दो ना सर, मैंने 3 लिए। एक जो हमारे भी यहाँ से गए हुए, जो 10 MLA बिके हुए गए हुए, और एक जो पुराने धूमल ग्रुप के है, दुआला जी है, रवि जी है, क्या क्या गिनाऊं मैं उनका। अब तो ये आप कह रहे हैं कि उनकी इंटरनल फाइट इतनी चल रही है अब ये क्या है फर्स्ट ना, आने की? बिल्कुल नहीं, वो सत्ता की लालसा उनके मन में उजागर है। वो सोच रहे हैं कि 5 साल बाद जनता तो इनको बदल देगी, वो हम बिना कुछ किए हुए ही आ जाएंगे। बीजेपी को हिमाचल की जनता वोट क्यों दे, मैं ही सवाल पूछता हूं। अब इन्होंने कहा कि पैसा आता है, सुख सरकार लगा नहीं रही है, खा रही है, ऐसे ही बोलते हैं, कई बार खाने का भी बोल देते हैं। मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं, केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। इन्होंने 1500 करोड़ रुपया मोदी जी ने घोषित किया, वो आया? कौन सा पैसा आ रहा है? जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी होती है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का, वो आपदा आए या ना आए पूरे 28 राज्यों में बंटता है। वो केंद्र सरकार के जो टैक्सेस कलेक्शन होता है उसका बजट, उसको बोलते आ रहा है। जो देश के प्रधानमंत्री घोषित कर रहे वो नहीं आ रहा। इन सब से पूछो, ये 4 MP है बीजेपी के, अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप, वो क्या नाम है हीरोइन का, कंगना रनौत, हाँ, और एक चौथा ये, और राजीव भारद्वाज जी, चारों कभी इस प्रदेश में आपदा आई, कोई चारों लोग ये है आपदा में इस प्रदेश के आम लोगों से वोट लेकर गए हैं। कभी इस आपदा के लिए देश के प्रधानमंत्री से इकट्ठे होकर मिले कि आपदा आई है, आप प्रदेश की मदद कीजिए? आपने इंडिविजुअल कुछ फंड्स भी दिए अपने त्रासदी के समय? मैंने अपना फंड 51 लाख रुपया आपदा में अपनी मेहनत जो मुझे कमाई है वो दिया। और ऐसा ही नहीं है, अपने मुख्यमंत्री काल का समझकर नहीं दिया। जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, उस समय भी दिया। कोरोना था, मैं तो MLA था, मुझे क्या पता था मैंने मुख्यमंत्री बनना है। एक राकेश सिंघा MLA थे CPM के, हमने और राकेश सिंघा ने 1 साल की पूरी पे यानी कि 24 लाख रुपया, और मैंने उसके अलावा 11 लाख रुपया उस समय दिया था। मैं तो बीजेपी का सरकार थी, कांग्रेस का MLA था। ये हमने इसलिए दिया कि जिस समाज और जिस प्रदेश से हमारी कमाई है वो देने का दायित्व भी हमारा उस समाज को है। अब समय गिव इन का है। ये तो झूठ बोलते हैं। आपदा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 दे दिया। हिमाचल प्रदेश में आम परिवार एक पक्का घर बनाता है। मैं मानता हूं कि हमारे 27 लाख परिवार है हिमाचल प्रदेश में, 74 लाख में एक घर होगा उसका पक्का, या ज़्यादा कमाई कर ली गई तो एक फ्लैट का ही चंडीगढ़ शिमला में ले लिया होगा, बाकी गांव में उसका एक घर है। उसका घर अचानक बह जाए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की किताबें ना बचे, खाना बनाने वाले बर्तन बह जाए, 23,000 परिवार 2023-24 में या तो पूर्णतया उनके घर नष्ट हो गए और आंशिक रूप से बह गए। पशु बह गए। 1,30,000 प्रधानमंत्री ने दिया, हमारे जिनके पैसे काटे भारत सरकार ने उन्होंने 8 लाख रुपया दिया। जिस आर्थिक तंगी की बात करते हैं,
हम उनका पूरा घर बनाने में नहीं दे सके, पर 8 लाख रुपया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैकेज है, किसी राज्य में दिया बता दीजिए। केंद्र से 1,20,000 के हिसाब से आया, आप लोगों ने 8 लाख में लाके दिया। हमने 8 दिया प्रधानमंत्री आवास योजना का। एक देश में किसी राज्य में 8 लाख रुपया दिया हो तो मुझे बता दीजिए। सीएम साहब सीधा सवाल पूछता हूँ। अब दूसरी बात, आपकी बात को याद रख रहा हूँ क्योंकि मैं तो आप पर ध्यान केंद्रित है, जो सवाल आप मुझे पूछ रहे हो मैं उसी पर केंद्रित हूँ। जी जी। दूसरी बात, आपने कहा कि जो दूसरा पॉइंट था कि हमारे जो बीजेपी है, ये आरोप लगाती है ईडी इनके पास, सीबीआई इनके पास, हर चुनाव से पहले तो छापे मार देते हैं। इनवाइट कर रहे हो आप, रिस्क ले रहे हो? मैं तो ओपन इनवाइट करता हूँ। देख लो सर, इनवाइट कर रहे हो आप? ओपन इनवाइट करता हूँ, किसी भी इंक्वायरी को करवा ले। हम सत्ता में, चुनाव दूर नहीं है, क्या पता सच में ही आ जाए। वो सच में आ जाए, वो राजनीतिक होगा, अभी आ जाए अभी आ जाए करे। तो जो पैसे खाने की बात करते तो ये तो आरोप लगाते हैं, जिसका काम नहीं हो तो बोलता बस ये है। ओपन है, जो मर्जी आए और कहे कि इन्होंने ये काम किया। 3.5 साल में हमारे मंत्रिमंडल पर कोई उंगली उठाकर नहीं दे सकता। मंत्रिमंडल पर भी बोल रहा हूँ, एक भी आदमी बोल दे कि किसी ने कुछ की गलत किया हो। हम तो ने प्रदेश की संपदा बताई है। मैं आपको हालात बताना चाहता हूँ। बीजेपी के समय सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, 5वीं की क्लास में पढ़ने वाला बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। 2021 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने सर्वे करवाया, कहा कि क्वालिटी एजुकेशन में ये 21वें स्थान पर है। और हमारी व्यवस्था परिवर्तन देखिए, क्या चेंज किया आपने? बता रहा हूँ ना आप। हमने कहा कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हम धोखा दे रहे हैं, उनके माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। चुनावों से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनके नेता। 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट दी, स्कूल खोल दिए 650। हमने सबसे पहले कहा जब टीचर की नियुक्ति नहीं है तो स्कूल नहीं खुलेगा। क्वालिटी एजुकेशन पर हमने जोर दिया, और क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देने के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ, पहली कक्षा से इंग्लिश स्टार्ट की, पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया। क्वालिटी एजुकेशन में जो बीजेपी के समय 21वें स्थान पर थे, उसी बीजेपी की सरकार ने सर्वे किया और कहा कि जितनी तेजी से क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश में सुधार हुआ, एसआर की रिपोर्ट में हम 5वें स्थान पर पहुंच गए आज। और स्कूलों में सुधार की बात हो, 150 स्कूल सीबीएसई खोल लेंगे, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं। सीबीएसई स्कूलों में अभी हमने मैंडेट चेंज किया, राज्य चयन आयोग ने हमारे टीचर, हमने टीचर्स फिजिक्स और टीचर मैथ का हमने टेस्ट किया। 80% वाले बच्चे पढ़कर आए, 25,000 रुपया दे रहे हैं, 5 साल की टेम्परेरी जॉब है। लेकिन ये है कि सरकार से जो राज्य चयन आयोग से जीत चुनकर आता है वो कभी ना कभी रेगुलर हो ही जाता है, तो रेगुलर हो ही जाएगा धीरे धीरे। तो ये है, अभी सब आ रहे। और सीबीएसई स्कूलों में आज से 6 महीने बाद सभी स्कूलों में म्यूजिक से लेकर योगा से लेकर सभी टीचर होंगे। एक तो ये चेंज किया हम। दूसरा, हेल्थ सेक्टर में रूटीन्स गवर्नमेंट है, चली हुई गवर्नमेंट। आदमी जाता है हॉस्पिटल, जाता है, सोचता है मैं डॉक्टर के पास गया मैं ठीक हो जाऊंगा। एंटीबायोटिक एंटी एलर्जी तो कोई भी दे देता है कि खांसी जुकाम तो सारा ठीक हो जाता है। मेडिकल टेक्नोलॉजी में हमारी सरकार ने ध्यान दिया। जिस शिमला के प्रीमियम इंस्टीट्यूशन आईजीएमसी में 19 साल पुरानी एमआरआई लगी हो, 15 साल पुराने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे लगे हो, हमने उसको चेंज किया। हमने बोला 19 साल पुरानी से क्या देख रहे डॉक्टर। फिर आप क्यों कहते हो कि फंड नहीं है? आप कह रहे हो कि इतना सारा फंड काम है। स्टेटस इसी पे क्लियर कर दो ना सर, इसमें कंफ्यूजन है सर। 1 मिनट मुझे प्लीज दे दीजिए। पहले ये करके करूंगा, सेकंड बात आपकी पहले सुन लो। चलो आप पहले कंप्लीट, पहले मैं सुन लो। मेडिकल कॉलेज में जो एम्स दिल्ली में एमआरआई 3 टेस्ट लगी, वो आज आईजीएमसी में लगी, नेर चौक में लगी, सब जगह लगी। डायग्नोस्टिक सिस्टम को
अल्ट्रासाउंड जो वर्ल्ड क्लास है वो सब वहाँ लग गई। ये आज से 1-2 साल पहले नहीं थी, ये आज लगी है, हमारे द्वारा लगी है। मैं डॉक्टर को, रेडियोलॉजी वाले डॉक्टर को 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ पर मंथ, ताकि हमारे जो पेशेंट है 1,000 करोड़ रुपए का इलाज बाहर करवाते हैं, पहली स्टेज पर उनको पता लग जाए कि बीमारी क्या है। आईजीएमसी से पीजीआई, पीजीआई से दिल्ली, तो इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। रोबोटिक सर्जरी कोई मेडिकल कॉलेज में हरियाणा में नहीं है, अभी बीजेपी की सरकार है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में रोबोटिक सर्जरी हिमाचल प्रदेश पहला सरकारी है जहां सारे रोबोटिक सर्जरी है, जहां एक्यूरेसी होती है। कितने हॉस्पिटल हैं ऐसे? हमारे मेडिकल कॉलेज बता रहा हूँ, हमारे 5-7 मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज हमारे बहुत खुले, इलाज भी है। हमारे रोबोटिक है। रूरल इकॉनमी, आज हमने गांव के लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए दूध का सपोर्ट प्राइस 61 रुपये किया है। प्राकृतिक खेती जो हमारे को प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, उसके हिसाब से हमारी योजनाएं हैं। आज हम बोलते हैं कि गेहूँ हम 80 रुपये किलो खरीदेंगे, मक्की हम 50 रुपये किलो खरीदेंगे और हल्दी हम 150 रुपये किलो खरीदेंगे। आपको इशारा हो रहा है कि थोड़ा टाइम हो गया, 5 मिनट और सुनो आप। आप ही की टीम की तरफ से आ रहा है इशारा, बोलिए आप। अभी मजा आ रहा है, बात करते हैं कई मुद्दों पे खुल के। नहीं, आपको खुल के ही बता रहा हूँ। पहली गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में जिसकी प्रशंसा भारत सरकार ने भी की। नेचुरल फार्मिंग, नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, जहां हम दूध का 61 रुपये रेट ले रहे हैं। लोग अपने घर में डेयरी खोली, डेयरी से नहीं ले रहे, हमने कहा पर परिवार हम 20 लीटर लेंगे। तो ये हमारी सरकार कार्य कर रही है। और जो आप बोल रहे कि आरडीजी, मैं इस अब जोड़ देता हूँ, अब मैं जोड़ देता हूँ भाई। 2-3 साल लगातार त्रासदी हुई बहुत बड़ी, और केंद्र से लगातार आप मांग करते रहे। उसके बाद सीएम साहब आप सीधे बैठे हो, सीधा मुझे छोड़ो, मेरे माध्यम से जनता को जवाब दे दो। आपकी आला कमान भी सुन ले और दिल्ली वाले भी सुन ले कि स्टेटस है क्या, उसमें त्रासदी का कितना रोल है, और उसके बाद क्या स्टेटस है, और केंद्र से कितनी कम मदद मिली है उसके बाद क्या स्टेटस है। क्योंकि आपने कई ऐसी योजनाएं बताई जिन पे बहुत मोटा खर्चा होता है। फुल एंड फाइनल एक बार आज बात कर लेते हैं। और इस फाइनल स्टेटस की जो बहस है ना हिमाचल को लेकर हमेशा चलती है, इस पर आज पूर्ण विराम लगा देते हैं सर। लगा देते हैं, बोलते तो 23-24 में आपदा आई। केंद्र सरकार ने आकलन किया कि हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमने नहीं, केंद्र सरकार की टीम आई, आकलन किया, मिला कितना? 2,000 करोड़। 2,000 करोड़ में 25% राज्य अपने खर्चे करेगी, यानी कि मिला 1,500 करोड़। राइट, ये एक इनका आकलन है। और ये एक और बात बोलते हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वो जब आपदा नहीं आई तब भी मिला, जब जयराम जी थे आपदा नहीं आई। वो फंड तो हर साल रेगुलर, हर साल है, वो बजटेड है, वो मिलता है। पर जो आपदा में नुकसान 10,000 करोड़ का हुआ, मिला कितना? जिसको हम पीडीएन कहते हैं 1,500 करोड़। 24-25 में हमारे रामपुर के इलाके में समेज में आपदा आई, अभी तक उसका कुछ नहीं मिला। 25-26 में उससे भयानक आपदा आई, 9,000 करोड़ का आंकलन केंद्र सरकार ने किया। जो पीडीएन है उसको काट के 15% भी नहीं अभी मिल रहा है। चलिए वो हमने छोड़ा। मोदी जी आए, गग्गल एयरपोर्ट पर सबको बुलाया, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे। 1,500 करोड़ रुपया मोदी जी का आज तक नहीं मिला। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, चलिए 1,500 उनको याद रहा नहीं रहा, मैं उनकी बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के चारों एमपी जाकर क्यों नहीं मिले मोदी जी से कि आपने 1,500 करोड़ डिक्लेयर किया है? भारतीय जनता पार्टी के एमपी जब आपदा आती है तो क्यों नहीं मिले? फाइनेंस कमीशन की जो बैठक होती है उसमें आप जाते हो, आपने फाइनेंस कमीशन अलग है, वो अलग है, वो नहीं, मतलब ओवरऑल जब दिल्ली आप जाते हो, जब मांग करते हो, आपको जवाब क्या मिलता है सर? फाइनेंस कमीशन तो एक, आप खुद भी तो जाते हो ना फाइनेंस, जाते हैं, कर रहे हैं, मिल रहे हैं। देखिए देश के प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं, उम्मीद क्या होती है? ये स्कीमें गिनाते हैं कि एनएचआई ने इतना दे दिया। भाई टैक्स भी तो कलेक्ट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी अपनी योजना है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से अपने फंड है? वो तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एनएचआई के 4 लेन दे रहा है तो हमारे टैक्स से दे रहा है। हमने ये कर दिया। आयुष्मान भारत,
बहुत बड़ा किया जाता है। देते 40 करोड़ है, हिमाचल प्रदेश में खर्च आता है 110 करोड़। क्या ये योजनाएं हैं? तो स्टेटस फाइनली क्या माना जाए कि अब Finally, पैरों पे खड़ा है RD हिमाचल? फिर क्या किया, इन्होंने सोचा कि प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है, हम्म अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। हम्म और ये हमने इतने कट मार दिए, फिर भी ये सरकार बहुत अच्छी तरह चल रही है। सोशल मीडिया में तो बीजेपी बहुत आगे है, सोशल मीडिया में ड्रामे और कार्टून बनाने में बहुत आगे आगे है। एक इनका ऑफिस है दीप कमलिया, उसमें इन्होंने सोशल मीडिया वाले बिठाए हुए हैं। हम्म कुछ जयराम जी के सराजी लोग हैं, वो भी सोशल मीडिया में चले रहते हैं। तो आप काउंटर क्यों नहीं करते? आप खुद कह रहे हो एआई का जमाना है, आपको किसने रोका है सर? हमने तो लोगों के दिलों में जगह बनानी है, सोशल मीडिया में तो सुबह से जगह थोड़ी बनानी है। अगर हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो आज नहीं तो कल वो महसूस करेंगे। ये और मिथ आपको मैं बताऊं, हम्म, ना मैं अखबारों को ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देता हूँ, देखा आपने हमारा? ना ना मैं बोल रहा हूँ ये जनता का संपदा है, जनता को खर्च करो। 30 सेकंड 40 सेकंड की आप बाइट देते हैं और अपनी मुद्दे की बात कह के निकल जाते हैं। लंबी नहीं। बात करते ही नहीं आप। नहीं, मैं लंबी बात करने के लिए तो हमारे काफी सलाहकार वह है। बीजेपी वाले जो है ये करते रहते, रोज ही आती है इनकी स्टेटमेंट। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, इसमें मुझे रोकना पड़ेगा। आपको आरटीजी बता रहा हूँ, जिस प्रदेश में 1952 से संविधान के आर्टिकल 275 के तहत एक अधिकार मिला है, वो सरकार का अधिकार नहीं है। आरडीजी 2026 से 2031 के लिए है। 2 साल बाद चुनाव होगा, किसकी सरकार क्या आएगी वो अलग बात है। 2000 जिस सरकार का 10,000 करोड़ रुपया हर साल का काट दिया जाए, फिर भी वो सरकार अपने पैरों पर खड़ा होकर योजनाओं को स्वरूप देकर आगे बढ़ रही है, वो सरकार की एक दृढ़ संकल्पता को धराता है और लक्ष्य को धराता है कि हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो सीधा बोलो ना हिमाचल की जनता से कि भाई जो इंप्रेशन बनाया जा रहा है उसमें सीएम साहब आपके नहीं झुकेंगे। भाई सीएम साहब तो इनकी तरह तो नहीं झुके बीजेपी की तरह। नहीं, एक मैं उदाहरण देता बीजेपी की हूँ, तरफ नहीं कह रहा सर, मैं आपकी जनता मैं के आपको सम्मान उदाहरण के लिए देता हूँ। मौका दे रहा हूँ। हमने झुकना होता तो कई चीजों के आगे झुक जाते, समझौता कर लेते। किसाऊ बांध है, हाँ किसाऊ बांध पे बात कर किसाऊ बांध है, जहां हिमाचल और उत्तराखंड का पानी है, वहां पानी की जरूरत है राजस्थान को, दिल्ली को, हरियाणा को। अगर ये किसाऊ बांध ना बने तो दिल्ली 50% सूख जाएगी, पानी नहीं मिलेगा, गुड़गांव से लोग खाली हो जाएंगे। 3 बीजेपी के समय, जयराम ठाकुर जी के समय एक समझौता हुआ। उस समझौते में कहा कि ठीक है आप पानी ले लो, जो बिजली बनाने का खर्चा आएगा पर यूनिट के हिसाब से वो हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। उसी तरह उत्तराखंड और हिमाचल पार्टनर है, उन्होंने भी कहा। मैंने सरकार बनने के बाद कहा कि ये नहीं होगा। कितना फायदा होगा सर इससे? मैं बता रहा हूँ, मैंने सरकार बनने के बाद बोला ये नहीं होगा। अधिकारी बोले जी ये तो एमओयू हो गया, समझौता हो गया, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैंने कहा ये प्रदेश की जनता का पैसा लुटा रहे हैं, जिनको पानी की जरूरत है उसको भारत सरकार 90-10 में ग्रांट दे रही है, और जिनको पानी की भी जरूरत नहीं है, बिजली की, उनको बोल रही है कि तुम बिजली का खर्चा खुद उठाओ। CR पाटिल की बातचीत में मैंने स्पष्ट कर दिया हम एक पैसा नहीं देंगे। 1.5 साल तक बात नहीं हुई, होम मिनिस्टर के सामने फैसला हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बीजेपी का मुख्यमंत्री होता, समझौता होता लोगों के अधिकारों के साथ। मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने प्रदेश के हितों को कुठाराघात हो। मैंने ठोस कदम उठाया, जबकि हमारे और उत्तराखंड के सीएम का बराबर की पावर थी, बराबर का जाना था दोनों का। जी जी। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी 211 मेगावाट बिजली पैदा होगी उसका सारा पैसा जिनको पानी लेना है वो उठाएंगे। उत्तराखंड वालों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए थी, उत्तराखंड वालों को ये सुविधा नहीं मिली, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने उनकी तरफ देखा, वो हाँ में ना से हाँ में आ गए। मेरी तरफ देखा, मैं हाँ की हाँ में ले आया। और 600 करोड़ रुपया आज से 5 साल अगले, अगर जब तक ये बनेगा 1000 करोड़ रुपया लोगों के खाते में जाएगा, राज्य के खजाने में आएगा। और जब राज्य के खजाने में 1000 करोड़ आएगा तो हॉस्पिटल भी अच्छे होंगे और हमारे शिक्षा संस्थान भी अच्छे। आपने दूसरे संसाधन ढूंढ लिए। दूसरा, वाइल्ड फ्लावर हॉल, मैंने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है। ये वाइल्ड फ्लावर हॉल, जगह हमारी, सब कुछ हमारा, हमको बोला कि आपको लीज मनी भी देंगे। 23 साल से लीज मनी नहीं दी। कितने साल से?
और 23 साल से लीज मनी नहीं ली। हाई कोर्ट से फैसला हमारे खिलाफ आ गया, हमारा सरकारी वकील गया ही नहीं। ये जो सिस्टम है, मैंने कहा कि इसको भी हम लड़ेंगे। वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस सुप्रीम कोर्ट से जीता। 400 करोड़ रुपया वाइल्ड फ्लावर हॉल से हमने लिए, जमीन अपने नाम पर इंतकाल करवाई वाइल्ड फ्लावर हॉल की। 2 करोड़ रुपया अभी हम लीज पर, 1 करोड़ 76 लाख रुपए की हम लीज पर ले रहे हैं। और अब टेंडर लगाया है, उसमें हमने बोला कम से कम हर साल हमें 25 करोड़ से ज़्यादा आना चाहिए। ये है। तीसरा, JSW एक है जिसमें 1000 मेगावाट में, इन लोगों को नहीं पता होगा कि आपकी संपदा को कैसे लूटा जाता है। JSW है जिंदल कंपनी का, 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। एग्रीमेंट था कि 6% हम बिजली इतने साल बाद बढ़ाएंगे, 12 से 18 करेंगे। इनकी सरकार थी बीजेपी की। कोर्ट में फैसला हुआ, आगे अपील तक नहीं गई। मैंने केस लिया तो बोला जी अब तो टाइम खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, दोबारा कोर्ट में करो। कोर्ट ने फैसला हमारे अगेंस्ट दिया, हाई कोर्ट ने फैसला हमारे अगेंस्ट किया। 150 करोड़ रुपए साल का नुकसान हो रहा था। मैंने दिल्ली में जाकर कपिल सिब्बल और बड़े वकील किए। जब बोला कि ये तो बहुत ही गलत है, मैंने उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जो 2 साल से उनके साथ मिलकर, यानी कि इन बड़े उद्योगपतियों के साथ, प्राइवेट वकील तो बड़े बड़े होते ही है, सरकारी वकील भी इनके साथ मिल के होते हैं। हम लड़ाई लड़े और 150 करोड़ रुपया और आया। पंजाब में आप लोग की, हिमाचल ये की जो 150 करोड़ रुपया कोई नहीं। हाँ जी सर, मैं अब आता हूँ, 2-3 सवाल है सर मेरे। राइंड अप की तरफ आपकी टीम की तरफ से भी इशारा आ रहा है। सर, हिमाचल की गाड़ियाँ वगैरह जो निकल रही हैं, पंजाब में खालसा टैक्स लिया जा रहा है, और जहाँ तक मुझे पता है शायद आपने पंजाब के CM साहब से बात भी की थी उस बारे में। देखिए, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, कोई खालसा टैक्स नहीं है। जो ये एंट्री टैक्स है ना, ये एनवायरमेंट टैक्स है, पहले से लगता आ रहा है। ये कोई 3 साल से नहीं लग रहा है, ये पिछले 25 साल से लग रहा है। उसमें थोड़ा सा रेट को NHI पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों से लिया जा रहा है। वो उनकी मर्जी है। पंजाब के लोग हमारे भाई है, ये उनसे पता करना चाहिए कि 25 साल से लगा आ रहा है। इस टैक्स को थोड़ा रैशनलाइजेशन किया, जिसके कारण थोड़ी कीमत बढ़ी है, उसको भी हम ठीक करेंगे। पंजाब से हमारी कोई वो नहीं है, पंजाब के लोग हमारे भाई है, हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। CM साहब, सीधा सवाल, एक जो मिथ है या एक ट्रेंड चला आ रहा है कि जो पहाड़ी राज्य हैं, हालांकि उत्तराखंड में वो ट्रेंड बदल गया है, मैं इसके साथ ये भी जोड़ देता हूं। तो सुक्खू साहब, CM साहब, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अगले चुनाव को लेके? जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। आपने खुद भी कोट किया कि यार ये तो ये मान के बैठे हैं बीजेपी वाले कि बदलती है और तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। आप बतौर CM अगले चुनाव को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्या ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं कि हाँ, इस ट्रेंड को भी बदला जा सकता है पहाड़ के राज्य में? ये तो इतिहास बदलेगा, इसलिए कह रहा हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत में होगा इतिहास बनाना। नहीं, मैं है इतिहास बनाना। जब मैं अपने छात्र जीवन में था तो आज तक का सबसे लंबा NSA का प्रेसिडेंट रहा। आज तक कोई नहीं रहा। आनंद शर्मा भी रहे, ये भी रहे। फिर युवा कांग्रेस में रहा, जो यहाँ से हमारे हर्ष महाजन जी के वो थे, उनसे लंबा अध्यक्ष मैं रह गया। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया मुझे। सत्यवती डांग जसवंत सिंह परमार जी की सबसे लंबे थी। सीधा सीधा कह रहे हो कि जब भी खेलता हूँ लंबी पारी खेलता हूँ। नहीं, एक बार का मत मानो। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, वो 6 साल 2 दिन रही और मैं 6 साल 3 दिन रहा, तो वो भी इतिहास बदला। अगर मेरी सरकार ने गिरना होता और भगवान का आशीर्वाद और देवी देवता और हिमाचल की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ था, तो जब बीजेपी ने MLA खरीदे थे और जो बिके थे 6 विधायकों वाला खेल, 6 विधायक वाले, 4 आपने वापस ले आए? नहीं, 6 सुनो, 6 लाए हम वापस। 6 वो बिके थे। बीजेपी अगर चाहती तो उनकी सरकार बन जाती, ऑपरेशन लोटस। और ये भी इतिहास में पहली बार आया जहां आजाद उम्मीदवार जो ना कांग्रेस पार्टी के थे ना भारतीय जनता पार्टी के थे, विधानसभा के प्रांगण में बैठे, कहा कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। स्पीकर साहब बोल रहे भाई आजाद है, अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो तुम उनके साथ चले जाना, तुम काहे को इस्तीफा स्वीकार करो। अहंकार बड़ा था इनका।
घमंड था कि लोकसभा के साथ हमारे चुनाव होंगे, अहंकार इतना ज्यादा, घमंड इतना ज्यादा कि तीनों के इस्तीफे स्वीकार किए। वो हिमाचल की जनता जो बिकता है उसके साथ नहीं खड़ी होती, खरीदने वालों के साथ भी नहीं खड़ी होती। ये कम पैसे में गुजारा करते हैं लेकिन अपना ईमान हमेशा से और सम्मान हमेशा से जिंदा रखते हैं हिमाचल की जनता। तो सीधा जवाब क्या है? मैं ये कह रहा था, फिर उन्होंने हमको 6 सीटें दी, 34 से 40 पहुंचाया। ठीक है, अब राजनीति अब शुरू हुई है, इतिहास बदलेगा, रिवाज वहाँ देख लो सर, इतिहास भी बदलेगा। हमारी सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है। हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी है। एक भी 40 साल में ऐसी चीज बता दीजिए जो हमने दूसरों से छीनी है। हमारी सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल छीना है, किशाऊ वाला छीना है, आप जनता का अधिकार छीना है, जनता के जो संपदा को लूटते थे उसको हमने वापस लाया है। और तीसरा GSW से हमने लिया। कोई बता दे पिछली सरकार में कि उन्होंने जनता की जो संपदा थी, जो आपके पैसे थे, जो आपको नजर नहीं आते हैं, कुर्सी में बैठने वालों को नजर आते जो सरकार में होते हैं, वो लुटा भी दिए जा सकते हैं, उसमें कोई नहीं होना था। काम आपने किए हैं और फंड्स की कमी के बावजूद भी किए थे, तो भरोसा करेगा आला कमान, आपके चेहरे को आगे रखेगा? फिर कहाँ फंड्स की कमी है? कौन से फंड्स की कमी है? आप ये नैरेटिव ही अलग दूर करना चाहते हैं कि नहीं, अब नहीं है। अब तो प्रदेश आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है। हमने तो जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से पैसा लुटा दिया जाता था उसको रोक दिया है। इसलिए बोलते हैं कि फंड की कमी है। फंड गलत पैसे के लिए आवंटन नहीं है। हम तो फंड की कोई कमी नहीं है, एजुकेशन में फंड की कोई कमी नहीं है, हेल्थ में फंड की कोई कमी नहीं है। और जो भी है वो जो पिछली बीजेपी की सरकार ने जो हमारे पर लाइबिलिटी छोड़ी है उसको भी हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। एक चीज़ और बताऊं जी, बीजेपी की सरकार में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती आई थी, अभी 2 साल हमको मिली, 47,000 करोड़ रुपया उनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली। 13,000 करोड़ रुपया GST कंपनसेशन सेस मिला। GST कंपनसेशन सेस क्या होता है ये भी बताना चाहता हूँ। पहले हमारे पास बैट और एक्साइज से बद्दी और जो इंडस्ट्री थी उससे 4,000 करोड़ आता था। जब GST लग गया उसके बाद उस एरिया से 150 करोड़ रुपया आता, 4,000 से 150 करोड़। भारत सरकार ने कहा कि इनका बैट और एक्साइज कम हो गया, इनको हम कंपनसेशन सेस देते, जो 3200 करोड़ रुपए के रूप में उन्होंने हमें दिया, 5 साल तक दिया, तो 13,000 करोड़ रुपया वो मिला। 60,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी की सरकार को 5 साल में मिला, हमें मिला 17,000 करोड़ रुपया। जब हम 17,000 करोड़ रुपए से इतनी अच्छी सरकार चला सकते हैं, 60,000 करोड़ में जयराम ठाकुर जी ने 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बना के रख दी अपने ठेकेदार मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, खाली पड़ी है। इतने बड़े शीश महल बना दिए, खाली पड़े हैं। हमने तो कोई शीश महल नहीं बनाया, हमने पैसे का सदुपयोग किया। हमने जो पैसा था वो हेल्थ की मशीनें बदलने में लगाया, स्कूलों की बिल्डिंग बदलने में लगाया, स्कूलों के टीचर नियुक्त करने में लगाया। ये गवर्नेंस है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जब आप चुनावों के समय आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे सर, तो आपने अपना सर्वे भी करना। अभी तो बीजेपी अपना सर्वे चला रही है ना, सोशल मीडिया वाला। इस सोशल मीडिया पर एक जगह हम फेल है, सोशल मीडिया में हमारे नेता भी फेल है। पता है आपको सारा है, तोड़ आप निकाल नहीं रहे उनका कोई। पूरा सोशल मैंने कहीं कोई बात बोल दी तो इनके बस बीजेपी वाले उठा लेंगे सोशल मीडिया, ये बोला वो बोला। लेकिन हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, ईमानदारी से, नैतिकता से और पारदर्शिता से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। और प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से हम आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर बनेंगे। 2032 में अगर हमारे जिस नीतियों को लेकर आगे बढ़े हैं, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। आप गर्व से कहेंगे किसी प्रदेश में जाकर कि हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है, हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं है। ये नीतिगत बदलाव हम लाकर आएंगे, यही व्यवस्था परिवर्तन। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मेरी टीम के 2 सहयोगी लगातार आपके टच में रहते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्योंकि कई परसेप्शंस और खबरें आती थी। ये दोनों कंबाइन होकर एक सवाल जरूर पूछेंगे। इनको एक माइक दीजिए। मैं अपने सहयोगी नकुल से कहूँगा
और कैमरा फेस कराइए। एक सवाल दोनों कंबाइन होके आप पूछिए सर, इनका भी एक सवाल है लगातार। नहीं, 2 सवाल पूछे दोनों में। पूछिए आप। ठाकुर साहब, जिस तरीके से हम पिछले 3 सालों में लगातार आपके साथ कई बार वार्तालाप कर चुके हैं, फील्ड पर भी, सेट पर भी, एक चुनौती सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि पिछले 3 सालों में इस हिमाचल प्रदेश को आपदा ने ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है। आरडीजी का आपने हवाला दिया, जो हमारे कर्ज की स्थिति है वो सबके सामने है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में जिस तरीके से वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये आपदा जो है वो और भी हो सकती है, तो ऐसे में हिमाचल सुरक्षित होगा कैसे? एक लंबी रूपरेखा, एक नई नीति जो है वो आपकी सरकार कैसे ज़मीन पर लेकर आएगी? देखिए, आपदा एक चुनौती है और हर चुनौती को लड़ाई की तरह ना लड़कर युद्ध की तरह लड़ना पड़ता है। हम तो प्रदेश हमारा सरवाइव कर चुका है। अब ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो टेम्परेचर बढ़ा है, आज हिमाचल प्रदेश इसको सहन कर रहा है। आने वाले समय में हमारे संबंधित और साथ लगते प्रदेश करेंगे और पूरा देश करेगा। हम इसमें लड़ चुके हैं, हम इसमें आगे बढ़ चुके हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, केंद्र की एक टीम ने हमारे आपदा प्रभावित जो हमारी नीतियाँ हैं उसका अवलोकन किया और उसको अपनाने की दृष्टि में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने धरातल पर, हमारे मंत्रिमंडल, मैं खुद धरातल पर गया हूँ, मैं हर घर में गया हूँ, धरातल पर बैठकर जो हमने नीतिगत बदलाव किया है उसका लाभ आने वाले समय में हिमाचल के लोगों को पड़ रहा है। आपदा कुछ एक स्थानों पर आती है पर बदनाम पूरा प्रदेश हो जाता है। शिमला में कभी आपदा नहीं आती, यहाँ आना चाहिए। शिमला सिटी में जितने होटल है वो बरसात में बहुत अच्छे रहते हैं, फुल रहने चाहिए, धर्मशाला में फुल रहने चाहिए। लेकिन आपदा के कारण क्या होता है कि लोग जो सोचते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा है। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता रहती नहीं है। कोई शहरों में कोई आया है, कोई अर्बन लोकल बॉडीज़ में कभी कोई आपदा आई है? नहीं आती है। लेकिन परसेप्शन ऐसे विकसित कर दी जाती है। तो मैं चाहूँगा कि टूरिस्ट हमारे बरसात में भी आए, सिटीज़ में आए, नदी किनारे मत जाए। जो नदी किनारे जाते हैं, स्टंट दिखाते हैं, उनके साथ गलत होता है, बाकी जगह ठीक है। सर देखिए, हम जिम्मेवार मीडिया है ना, पूरा इंटरव्यू आपका लाइव जा रहा है, हम कोई परसेप्शन में काट छाट नहीं कर रहे, जो आप जवाब दे रहे हैं। सवाल हमारे जरूर है। अंकुश, एक सवाल अंकुश हमारे नहीं, सहयोगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि आप हर लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ते हैं, इसलिए आपके समर्थक आपको योद्धा भी कहते हैं। आप कहते हैं कि भाजपा 5 गुटों में बंटी है, तो 5 गुटों के जो मालिक हैं उनमें से आप किसको चुनौती मानते हैं? जो 5 भाजपा के गुट जो 5 गुट भाजपा हैं, के हैं उसमें से सुखू साहब, सीएम साहब किसको चुनौती मानते हैं? कौन सबसे स्ट्रॉन्ग चुनौती आपके? यही सवाल है आपका? जी यही सवाल है सर। अब जो 5 गुटों में बैठती है, पहले तो उनका और सेमीफाइनल होने देना। चुनौती तो तब आएगी जब फाइनल में पहुंचेंगे। अभी तो फाइनल में नहीं पहुंचे, अभी तो फाइनल में नहीं पहुंचे, अभी तो 2-2 गुट मैं तो फाइनल में खड़ा हूं, पहले उनका सेमीफाइनल हो जाने पहले तो दो। सेमीफाइनल से जीत कर आओ ना। जब सेमीफाइनल से जीत कर आएंगे तब तो मैं चुनौती मानूंगा। फाइनल में है ही कोई नहीं पहुंचा हुआ। डिफेंडर आया नहीं है, उससे पहले क्या था करते। बहुत बहुत शुक्रिया सर।